आज चलिए हमारे साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसे पहले रोस आइलैंड कहा जाता था और कुछ लोग इसे बूधा खंडहर भी कहते हैं। इस वक्त हम अबडिंग जेट्टी यानी राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बोट में रोस आइलैंड के लिए जा रहे हैं। इस छोटे से बोट में एक साथ 10 लोग जा सकते हैं और पर हेड यानी एक आदमी का किराया है 375 रुपया। 375 रुपया अप एंड डाउन का है, यानी यही बोट आपको वापस भी ला करके छोड़ेगा। अगर आप दिन में 1 बजे रोस आइलैंड जाएंगे तो आप 1.5 से 2 घंटा रोस आइलैंड में रह सकते हैं, जबकि बाकी वक्त में आपको 1 घंटा रुकने की ही अनुमति होगी। रोस आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से करीब ही पूरब की ओर स्थित एक छोटा सा आइलैंड है। जिस तरह अंडमान आइलैंड हिंदुस्तान के पूरब में पूरे देश की रक्षा के लिए प्रहरी के रूप में स्थित है, उसी तरह रोस आइलैंड इस पोर्ट ब्लेयर सिटी की सारी विपदाओं से रक्षा करती है, चाहे वह कोई समुद्री तूफान हो या फिर चाहे सुनामी या फिर किसी दुश्मन देश का अटैक हो। हर प्राकृतिक विपदा और दुश्मन देश के अटैक को झेलने के लिए रोस आइलैंड पोर्ट ब्लेयर के पूरब में प्रहरी के रूप में स्थापित है। तो चलिए आज हम जानेंगे रोस आइलैंड का इतिहास और आज की मौजूदा परिस्थिति के बारे में। ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, यह कभी इमारतें हुआ करती थी। यहाँ की मिट्टी हंसी खेल, ठहाके, नाच गानों के साथ बहुत सारी आहें, दर्द भरी कराहें और ना सहन करने वाली जुल्म सितम की गवाह है। यहाँ की मिट्टी ने घने जंगलों को इमारतों और आशियानों में तब्दील होते देखा है और यहाँ की मिट्टी ने बाज़ारों और डांस बार को खंडहरों में भी तब्दील होते देखा है। यह खंडहर गवाह है उन लम्हों की जब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। जब अंग्रेज़ों ने 1857 के क्रांतिवीरों को काला पानी की सज़ा सुनाई, तब 10 मार्च 1858 यानी 10 मार्च 1858 को 200 कैदियों का जत्था लेकर सबसे पहले जेलर जेपी वाकर चाथम आइलैंड पहुंचे। उस वक्त चाथम आइलैंड में ही कैदियों को रखने का प्लान था और अंग्रेज रात अपने जहाज में ही गुजारते थे। एक दिन जेलर जेपी वाकर ने अपने जहाज में ही बैठकर देखा कि दिन में जब समुद्र की पानी उतर आती है तो हैडो के समुद्री तटों पर पूरे काले नंगे आदिवासी हथियारों के साथ मछली के शिकार में उतर आते हैं। वह समुद्र में तरह तरह की मछलियों का शिकार करते थे और पूरा किनारा जो है काले काले लोगों से भरा रहता था। उनके तीर कमानों को देख कर के जेलर के पसीने छूट गए। वाकर की हालत खराब हो गई क्योंकि हैडो चाथम से बिल्कुल करीब था। जेलर ने फौरन चाथम आइलैंड छोड़ने का फैसला कर लिया और तमाम कैदियों को लेकर रोस आइलैंड जाने का निर्णय लिया। रोस आइलैंड लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ तक इन लहरों में आदिवासी का तैर कर आना जरा मुश्किल ही है। उस वक्त रोस आइलैंड में सिर्फ घने जंगल थे, चारों तरफ सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ और बड़े बड़े पेड़ थे। सैकड़ों साल पुराने बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़। फिर शुरू हुआ इन पढ़े लिखे अपने अपने क्षेत्र के ओहदेदार क्रांतिवीरों का इम्तिहान, जो आज कैदी बनकर अंग्रेजों के हुक्मों को मानने को मजबूर थे। कांटेदार झाड़ियों, बड़े बड़े दरख्तों, पथरीले उबड़ खाबड़ ज़मीन को तराशना शुरू हुआ। साथ ही जुल्म और सितम का ना रुकने वाला सिलसिला भी। कैदियों को अलग जगह पर रखा जाता था। उस वक्त के कैदी अल्लामा फजल हक खैराबादी अपने किताब में लिखते हैं कि यहाँ रोस आइलैंड में इतने ज़्यादा जहरीले कीड़े मकोड़े थे कि हम रात में करवट नहीं बदलते थे कि कहीं हम करवट बदले और कोई कीड़ा हमसे दब जाए और हमें काट ना ले। दूधनाथ तिवारी भी इसी रोस आइलैंड में कैदी बनकर आए थे और उस वक्त रोस आइलैंड से भागकर जंगल में छुप गए थे, जिसे आदिवासियों ने 1 साल तक अपनी बस्ती में रखा था। दूधनाथ तिवारी की कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। खैर, यह सिलसिला चलता रहा। जंगल कटते गए और इमारतें बनती गई। धीरे धीरे कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। बेकरी, बाज़ार, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, चर्च, टेनिस कोर्ट, प्रिंटिंग प्रेस, सेक्रेटेरिएट, हॉस्पिटल, कब्रिस्तान, स्विमिंग पूल, चीफ कमिश्नर का बंगला, हर चीज़ बन गया। मेरीन सर्वेयर डेनियल रोस के नाम से बना रोस आइलैंड उस वक्त अंडमान निकोबार आइलैंड का कैपिटल बन गया था। दिन में यहाँ अंग्रेज़ों के ठहाके और रात उनके नाच गानों की आवाज़ों से गूंजने लगी।
जब कैदियों की संख्या ज़्यादा होने लगी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैदियों को रखने के लिए एक जेल बनाने की योजना बनाई और इसी तरह सेलुलर जेल का निर्माण इन्हीं कैदियों द्वारा 1896 में शुरू किया गया, जो लगभग 10 साल के अंतराल में इन्हीं अंग्रेजों से विद्रोह करने वाले देशभक्तों के खून पसीने की मेहनत से बनी। सेलुलर जेल को बिल्कुल रोस आइलैंड के सामने पहाड़ी पर बनाया गया ताकि रोस आइलैंड से भी नज़र रख सके। सिलसिला यूं ही चलता रहा और दिन कटते रहे। फिर आया 26 जून 1941, जब इन द्वीपों को 7.7 और किसी हिसाब में 8.3 मैग्नीट्यूड भूकंप ने कंपा दिया। पूरे द्वीपों पर इसका असर पड़ा। कई रिपोर्टों में सुनामी भी आई थी। कई लोगों के जान चले गए। अंग्रेज बुरी तरह घबरा गए थे। अब वह इस आइलैंड में रहना नहीं चाहते थे। तभी 1942 में जापान ने इन द्वीपों पर दावा बोल दिया। अंग्रेज बिना मुकाबला किए इन द्वीपों से भागने में अपनी भलाई समझी। 1945 तक जापानियों का यहाँ पे राज रहा और पूरा रोस आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड जापानियों के कब्जे में रहा। फिर हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम हमले के बाद जापानियों ने भी सरेंडर कर दिया। उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हुआ और रोस आइलैंड धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होना शुरू हो गया। लोगों ने यहाँ पे रहना छोड़ दिया। 1977 में रोस आइलैंड के उत्तर की तरफ एक लाइट हाउस का निर्माण किया गया। इस लाइट हाउस में बैटरी को चार्ज करने के लिए फोटोवोल्टेइक पैनल का देश में पहली बार इस्तेमाल किया गया। अप्रैल 1979 यानी 1979 को इन रोस आइलैंड को इंडियन नेवल सर्विस जरवा बटालियन के सुपुर्द कर दिया गया। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोस आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड कर दिया। आज यह पर्यटकों की एक बेहतरीन पसंदीदा जगह है। इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों से लेकर हिरण मोर की भरमार के साथ शाम के वक्त लाइट एंड साउंड कार्यक्रम देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं। शुद्ध हवा, सुकून, राहत सब कुछ यहाँ मौजूद है, लेकिन सिर्फ रात के वक्त किसी को भी यहाँ पे रुकने की अनुमति नहीं है। अगर आप अंडमान आ रहे हैं तो रोस आइलैंड एक बार ज़रूर आइए और जो है यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ के जानवरों के बारे में भी जानिए। फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।